हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अजय तिवारी है, गैप फिजिक्स से। और बहुत टाइम के बाद हम मिल रहे हैं, तो मैं आपको फिजिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज पढ़ाने वाला हूँ। ये टॉपिक है ऑसिलेशन से रिलेटेड, है ना। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये टॉपिक, थोड़ा बताता हूँ। ऑसिलेशन के बारे में जैसे पता होगा कि जब किसी बॉडी को उसके मीन पोजीशन से हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो वो बॉडी ऑसिलेशन परफॉर्म करता है। ऑसिलेशन के बेसिक कंडीशन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आता होगा। मतलब बेसिक ये है कि ए की वैल्यू जनरली हम लिखते हैं -ω²x, इस फॉर्म में होगी तो हमें ओमेगा पता लग जाएगा, या हमारा जो फोर्स है वो होगा -kx के इक्विवेलेंट नेट फोर्स। तो वहाँ से भी मैं एक्सेलरेशन निकालने का ट्राई कर सकता हूँ। तो ये आज का टॉपिक ऑसिलेशन के बारे में खाली नहीं है। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरली दो तरह का ऑसिलेशन है ना। एक है डैम्प्ड ऑसिलेशन और दूसरा है अनडैम्प्ड। आपको पता चलेगा कि अभी तक जो भी ऑसिलेशन आप जान रहे थे वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन था। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन आखिर है क्या? डैम्प्ड ऑसिलेशन, मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये स्प्रिंग रहा और यहाँ एक ब्लॉक है जिसका मास है m। अगर मैं इसे एक वेलोसिटी v दे रहा हूँ, मतलब इसके मान के चल रहा हूँ मैं कि इसका मीन पोजीशन ये नहीं रहा होगा, मैंने इसको v वेलोसिटी दिया है, इधर कहीं हमारा मीन पोजीशन रहा होगा, मैं इसको कुछ खींच दिया x और इसको मैंने एक वेलोसिटी दी v। तो आपको पता है कि ये इस मीन पोजीशन के अबाउट अपना ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये सरफेस मैं मान रहा हूँ कि स्मूथ है। कैसा है? स्मूथ, ठीक है। तो होगा क्या कि जस्ट इस ब्लॉक के ये जो भी ब्लॉक है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिव फोर्स लग जाएगा, एयर रेजिस्टेंस का एक फोर्स लग जाएगा और उस फोर्स की वैल्यू होगी हमेशा एफ, रेजिस्टिव जो भी है वो होगी B/V। अब ये रेजिस्टिव फोर्स किसी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं मोशन के अपोजिट लग रहा है ये रेजिस्टिव फोर्स, इधर लग रहा है पीछे। तो जो ये रेजिस्टिव फोर्स है आप ये मत समझ लीजिए कि V के अलोंग लग रहा है। तो आप चाहे तो F बराबर -B भी बोल सकते हैं। B को हम बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डैम्पिंग कांस्टेंट। और जो V है ना, वो वेलोसिटी है किसका? ब्लॉक का, ठीक है। मतलब सिंपल है, बी की वैल्यू ज़्यादा है तो डैम्पिंग ज़्यादा है, बी की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा है? डैम्पिंग ज़्यादा है। अब बार बार मैं डैम्पिंग कह रहा हूँ, डैम्पिंग का मतलब भी समझ लो आप। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे ना, मान लो अगर ऑसिलेशन हो रहा है ना तो ये एम्पलीट्यूड फिक्स होता था हर बार, है ना। एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का अगर मैं कर्व बनाऊँ तो ये जो भी एम्पलीट्यूड है ये हर बारी सेम रहता था। मतलब हम ये अनडैम्प्ड की बात कर रहे हैं। डैम्प्ड में क्या होगा यार? एम्पलीट्यूड मेरा अगर मैं डैम्प्ड की बात करूं, मान लो ये एम्पलीट्यूड से मैंने चलना शुरू किया तो कुछ ऐसे मतलब कंटिन्यूसली घटते घटते ये गायब हो जाएगा। आप देख लो ये डिक्रीजिंग है, तो ये डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड होगा। मतलब टाइम के साथ एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। अब जब मैं स्प्रिंग मास सिस्टम की बात कर ही रहा हूँ तो जैसे ही मैं इस स्प्रिंग को खींचा होगा आगे की तरफ, एक इसमें स्टोरिंग फोर्स भी लगा होगा। स्प्रिंग का जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, तो मैं इस ब्लॉक पे सीधे लिखना चाहूँगा -kx -BV इज इक्वल टू नेट फोर्स। और नेट फोर्स हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यहाँ से -kx BV को मैं dx/dt लिख सकता हूँ। m एक्सेलरेशन को आपको पता है ना, एक बार नहीं दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसको? x को। तो d2x/dt² लिख देता हूँ। तो यहाँ से बड़े आराम से मैं लिख सकता हूँ m/d2x/dt² प्लस BV यानी b/dx/dt प्लस kx इज इक्वल टू 0।
आप चाहे तो d2x बाई डी टी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, प्लस b बाई एम, मैंने m से डिवाइड कर दिया, dx बाई डी टी प्लस k बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन के हेल्प से हम फाइनल इक्वेशन बड़े आराम से लिख देंगे। बट मेरा मुद्दा ये नहीं है, बेसिक वाला इक्वेशन आपको सिखा दूंगा मैं, मतलब बहुत ऐसा हाई फाई इशू नहीं है। बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि डैम्प्ड में एक ज्वेलरी इक्वेशन का केस है, जो कि अभी देखो ना, अभी तक ना ये टॉपिक जो था ना, ऐसा नहीं था कि एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आपको सच बताऊं, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं था। लेकिन क्या हुआ, रिसेंट 2023 में एडवांस ने एक टॉपिक लॉन्च किया है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। बेसिक मैं आपको इक्वेशन लिखने नहीं आया हूँ इधर, मैं एक ज्वेलरी इक्वेशन समझाने आया हूँ आपको कि वो एक ज्वेलरी इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक इक्वेशन है। यहाँ से आप चाहें तो वेरिएबल एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे का बात बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं, तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक ही बताना चाहूँगा, है ना। तो आइए आगे क्या कहना चाह रहा है हमारा इक्वेशन देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखूँगा। जैसा मैंने बोला ज्वेलरी इक्वेशन है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मानी गई हैं। ऐसा मैथमेटिकली पॉसिबल हो सकता है कि ना हो, मैथ आप भी पढ़ रहे होंगे। तो मैं अभी ऐसा करूँगा, इसमें से ना मैं ऐसा x को कॉमन मान लेता हूँ। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि d2 अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस b बाई एम, है ना, d बाई डी टी प्लस k बाई एम, x बाहर किया मैंने, और मैं ऐसा मान लिया कि जो d बाई डी टी है खाली, उसको मैं कैपिटल D मान रहा हूँ, और जो d2 बाई डी टी स्क्वायर है उसको मैं d स्क्वायर मान ले रहा हूँ। मैं क्वाड्रेटिक बनाने का ट्राई करूँगा, तो आप देख पा रहे हैं अगली बार मैं बड़े आराम से लिख पाऊँगा। d स्क्वायर प्लस, जैसा मैंने बोला ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, आप इसको एक टेक्निक समझ सकते हैं सॉल्व करने का। ऐसा नहीं है कि ये कोई मेथड है, मैथमेटिकली आप इसको गलत समझ जाएंगे। तो b बाई एम डी प्लस के बाई एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से आप चाहो तो इसके रूट्स निकाल सकते हो, d1 और d2 के। कितना हो जाएगा, माइनस बी, यानी माइनस बी बाई एम प्लस माइनस रूट अंडर बी बाई एम का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4k बाई एम। तो बड़े आराम से आप यहाँ से प्लस और माइनस दो रूट आप निकाल सकते हो। मतलब हमारे पास दो वैल्यू हैं। अगर मैं d1 की बात करूँ तो माइनस वाला ले लेता हूँ, माइनस बी बाई 2m माइनस रूट अंडर बी बाई 2m का होल स्क्वायर माइनस के बाय, क्या हो जाएगा, मतलब ये है ना 4k बाई एम है। तो एक तो हो गया ये वाला, हमने 2 से डिवाइड किया था तो 4 से गायब हो जाएगा k बाई एम, क्योंकि ये अपॉन 2a भी था ना, इसके नीचे 2 था, तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। d2 जो है एक प्लस वाला ले लूँ तो b बाई 2m प्लस हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर b बाई 2m का स्क्वायर माइनस k बाई एम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो b बाई 2m को अगर मैं अल्फ़ा बोल रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस ऑफ अल्फ़ा माइनस रूट अंडर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू रूट अंडर k बाई एम होती है। ये नीचे क्या लिखा है, अगर b बाई एम को मानूँ तो माइनस अल्फ़ा प्लस रूट अंडर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब दो टर्म आया है यहाँ, b बाई 2m जिसको मैंने अल्फ़ा बोला, इसको मैं मान के चल रहा हूँ डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग फैक्टर नहीं, वो तो खाली b था, डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक है, और k बाई एम हमको पता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता था, नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता था, ओमेगा हमारा होता था नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक और टर्म है ऐसा 6 जैसा, आप बनाइएगा उसको, एक और टर्म है हमारे पास, है ना, उसको समझाता हूँ। थोड़ा ट्रेन डिस्चार्ज हो गया, तो यहाँ तक आप देख लीजिए। यहाँ तक एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे आप सॉल्व करते हैं।
आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने बोला कि डी बाई डी टी को मैंने कैपिटल डी मान लिया और डबल डिफरेंशिएशन को डी स्क्वायर मान लिया, ठीक है। और मैंने इस तरीके से ये सॉल्व किया जिसमें हमने d1 d2 दो रूट्स निकाले और दोनों रूट्स की जो भी वैल्यू है वो मैं इस तरीके से लिखने का ट्राई किया। अल्फ़ा को डैम्पिंग कोफिशिएंट बोला और ओमेगा को मैंने नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेंसी बोला। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम थोड़ा आगे चलेंगे। अब मैंने आपको बोला अभी कि एक डैम्पिंग फैक्टर होता है, थोड़ा चार्ज हुआ, डैम्पिंग फैक्टर ऐसा लिखेंगे डैम्पिंग फैक्टर को, ये हो जाएगा डैम्पिंग फैक्टर। अब इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं तो आप याद रखिए, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा अपॉन ओमेगा। तो कितना हो जाएगा b/2m रूट अंडर m बाय के, उल्टा हो जाएगा तो b/2m रूट अंडर m बाय के। कोई दिक्कत? m से m चाहो तो आप काट सकते हो, यहाँ आ जाएगा b/2 रूट अंडर 1 अपॉन के m। ये आ गया डैम्पिंग फैक्टर, ऐसा 6 ऐसा बनाने का, ऐसा पूछ बना देने का। तो ये है हमारा डैम्पिंग फैक्टर। सर निकालना क्या चाह रहे हो आप, निकाल क्या रहे हो? देखो यार, इसका बेसिक जो इक्वेशन बनेगा किसका, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ये लिखा है, तो इसका बेसिक इक्वेशन जो आता है, जनरल इक्वेशन आप बोलो, वो कुछ इस तरीके का आता है कि e⁻⁻ अल्फा टी C1 साइन ओमेगा डैम्पिंग इंटू टी प्लस C2 कॉस ओमेगा डैम्पिंग इंटू टी, ये इक्वेशन बनता है। सर तो ये साइन कॉस, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फाइनल इक्वेशन की कैसा दिखेगा, जो आप लिखते हो वो कैसे आता होगा। तो यहाँ से आ जाएगा e⁻ अल्फा टी, जो C1 है, मैं अभी ऐसा करने वाला हूँ कि यहाँ पे रूट अंडर C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर में ऐसे ही कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ तो था नहीं, तो यहाँ आ जाएगा C1 अपॉन रूट अंडर C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू टी, प्लस सिमिलरली यहाँ आ जाएगा C2 अपॉन रूट अंडर C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू टी आ जाएगा। अब देख लो, एक साइन है तो एक कॉस है तो एक साइन, तो बड़े आराम से e⁻α t इंटू क्या लिख दूँ, रूट अंडर C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये बहुत मोटा चल रहा है, इसको थोड़ा ऐसा हुआ, और e⁻α t पहले से हो चुका है, तो अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्या लिख दूँ, साइन ओमेगा डैम्पिंग इंटू टी प्लस फाई। क्योंकि फाई इसलिए बोला क्योंकि इसको मैंने मान लिया कॉस फाई और यह है साइन फाई, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। पेन फिर से बीमार हो गया, तो आप इसको समझिए यहाँ तक, ठीक है। आप देखिए, एक बेसिक इक्वेशन मैंने लिखना चाहा, आपको याद आ जाएगा e⁻α t रूट अंडर C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। C1 C2 कांस्टेंट है, जिसको मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ से जो फाइनल x लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, x जो कि टाइम का फंक्शन है, जो फाइनल मैं x लिखना चाह रहा हूँ, वो कुछ हो जाएगा अपना कैसा, देखिए यहाँ से वो कुछ हो जाएगा ऐसा, कैसा हो जाएगा, x = e⁻⁴ माइनस अल्फ़ा की जगह पर क्या लिखूँगा, b/2m लिखूँगा, तो bt/2m हो गया, साइन ओमेगा डैम्पिंग इंटू टी प्लस फाई। अगर आपको याद हो तो यही इक्वेशन होता था किसका, डैम्पिंग का। तो इसको मेथड को पढ़ने का ये एक तरीका है, और कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकता था। आपको वेरिएबल एम्पलीट्यूड का इक्वेशन याद हो, a बराबर a0 e⁻bt/2m याद हो तो ये रहा इक्वेशन, ठीक है। और डैम्पिंग भी लिखना आपको आता ही होगा। यहाँ जो मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा
कि जैसे अगर बी स्क्वायर की वैल्यू, हम एक ज्वेलरी इक्वेशन बोल रहे हैं लेकिन कंडीशन आपको बताया नहीं मैंने, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है रूट अंडर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस देन 4m के है, ये बात आपको यहाँ से समझ में आएगी जहाँ से मैंने डी स्क्वायर लिखा था, यहाँ से ये वाली वैल्यू। तो अगर ये बड़ी है पहली वाली वैल्यू से दूसरी वाली, तो ओवरऑल ये रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, और रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तभी मैं इसको क्या बोला मैंने, इसको बोला एक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोला? एक्सिलरी, यानी अनरियल आप बोल सकते हो उसको, अनरियल रूट्स इसके आएंगे, तभी मैंने ये सारी बातें की। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब इसके आगे चलेंगे हम, इसके प्रॉब्लम किस तरह के आते हैं और हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें और आती है, जैसे हाफ लाइफ वगैरह अगर आपसे पूछता है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे हाफ लाइफ? अरे आपके पास एम्पलीट्यूड है, मतलब वो टाइम बताना है जिसमें एम्पलीट्यूड आधा हो जाता है, यानी एक ही जगह पे a0/2 रखो, यहाँ a0 पहले से है, e⁻bt/2m, ये गया, लॉग ले लो, तो सीधा आप लिख सकते हो क्या, log 2 = bt/2m, यहाँ से टाइम आ जाएगा हाफ ऑफ 2m/b इंटू लॉग ऑफ या ln(2) लिख दो, सीधा ख़त्म। इस तरीके से आप लिख सकते हो हाफ लाइफ। क्लियर है? तो हाफ लाइफ के सवाल ये एनर्जी पे भी लागू होता है। अगर आप एनर्जी का भी इक्वेशन लिखोगे, जैसे देखो एनर्जी हमारा है हाफ KA², ठीक है, हाफ KA² की जगह पे क्या लिख दूँ, a0 का स्क्वायर e⁻ -bt/2m था तो bt/m हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? जितना बार एनर्जी बोलेगा एनर्जी का ये इक्वेशन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से E बराबर E0 e⁻ -bt/m हो जाएगा, सिर्फ एनर्जी वाले में ऐसा आ जाएगा। क्लियर? तो अगर आपसे एम्पलीट्यूड या एनर्जी का इक्वेशन पूछे तो आप ये लगा देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप डैम्पिंग के सवाल कर सकते हो यार। एक एग्जाम्पल भी देख लो यार, कैसा एग्जाम्पल आएगा। इसके लिए 1 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको, फिर से पेन डिस्चार्ज हो जा रहा है, तो अगली बार मैं इसको पूरा ही चार्ज रखूँगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये पूरा चार्ज होगा, बैटरी जा रहा है इसका, बहुत टाइम हो गया। तो इस तरीके से हम इसके सवाल वगैरह करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। इस पे इरोडो में भी आपको 1-2 सवाल मिल जाएंगे। देखो यार, मैं सच बोलूँ तो इरोडो रिलेवेंट है। अब पब्लिक बोलती है कि नहीं है, इरोडो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इरोडो से भी कई बार डिट्टो सिमिलर सवाल भी आया है IIT वगैरह में। अभी पिछले साल भी एक सवाल था, मैं मार्क करा दूंगा आपको कभी। तो अभी मान लो मेरे पास ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, अभी दिक्कत होने लगा, थोड़ा बड़ा चाहिए। अरे हो गया भाई, अब क्या दिक्कत है। हाँ, तो एक स्प्रिंग मास सिस्टम अपने पास, इससे एक ब्लॉक लगा हुआ है जैसा कि पहले था। के की वैल्यू दी है 328 समथिंग दिया है, मास हमको दिया है 3 kg, है ना। यहाँ से भी वेलोसिटी से और मोशन कर रहा है, मतलब हमने इसको इक्विलिब्रियम से आगे लेके आया होगा, ठीक है। अरे क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? बी की वैल्यू भी दे दी है, डैम्पिंग जो कोफिशिएंट था 40 Nm/m²। तो यहाँ से आपको पहले तो बहुत सारी चीज़ें पूछ रखी है, डैम्पिंग कोफिशिएंट, दूसरा नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तीसरा डैम्पिंग फैक्टर, है ना, और चौथा इक्वेशन बता दो फंक्शन ऑफ टाइम का। तो अल्फा की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है कि b/2m होता है, तो आप बड़े आराम से लिख दोगे 40/2 × 3 6, तो 20/3 आ जाएगा जो भी है। ओमेगा भी आपको पता है कितना होता है, k/m, के आपको पहले से दिया है 328 / 3, 3 × 3 0, 3 × 9 = 27 दशमलव जो भी आ रहा हो, इतना आ जाएगा रूट में, ठीक है।
उसके बाद ये होता है अल्फ़ा बाय ओमेगा। अल्फ़ा हमने पहले से निकाल लिया है, कितना 20/3, ओमेगा भी निकाला। इस तरीके से आप ये निकाल लिए। अब xt कैसे लिखोगे, सेम वही d2x/dt² प्लस क्या था ये b/20/3 आया था आई थिंक, dx/dt प्लस आखिरी वाला क्या था, यहाँ से भी आप वैल्यू रखोगे तो वही आएगा। आखिरी वाला क्या था, k/m, तो रूट में जो भी आएगा ये वैल्यू यहाँ रख देने का, यहाँ रखने का रूट में समथिंग n2x = 0। x भी नहीं था, x तो कॉमन था। तो इस तरीके से आप फंक्शन लिख पाओगे जो भी रहेगा x का, ठीक है। मतलब मेन जो इक्वेशन था x = वो कैसे लिखोगे, एक मिनट थोड़ा और ध्यान दो, मैं आपको इक्वेशन लिखना सिखाता हूँ कि जो मैंने आपको इक्वेशन बोला था वो कैसे लिखोगे आप, वो मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक है। ओमेगा मेरा जो आ रहा हो ओमेगा के हिसाब से हम, जैसे इस वाले सवाल में हमारा ओमेगा कितना आया, तो करने से पता चलेगा, रूट से पता चलेगा जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बोल रहा था कि x की वैल्यू जो है e⁻, है ना, -αt c1 साइन जो भी हमारा ओमेगा डैम्पिंग आया हो × t प्लस c2 cos ω' या ω/dt। तो इन सब को हम सॉल्व कैसे करेंगे, बेसिक मेथड है, आपको एकदम बेसिक से चलना होगा। मतलब आपको शुरुआत से t = 0 पे हमको पता है कि x = 0 है, ये कंडीशन जैसे ही डालोगे आपको यहाँ से c1 या c2 जो मिल जाएगी। जैसे टाइम 0 डालोगे तो साइन ये वाला 0 हो जाएगा, कॉस वाला बचेगा। तो इस तरीके से c2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यही c2 यहाँ पुट कर दोगे तो c1 की वैल्यू मिल जाएगी। ये c1 और c2 उठाओ और मेन इक्वेशन में डाल दो, फाइनल आपको एक फंक्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डैम्पिंग के चाहे ओलंपियाड के क्वेश्चन हो या IIT एडवांस के, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ये सारे टॉपिक्स। थैंक यू।